हेलो स्टूडेंट्स। हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काव्य दोष। हमारी पिछले 2 दिन से ये टॉपिक हमारा नहीं हो रहा है। एक दिन पहले तो आपने अलंकार के बारे में डिस्कशन करने लग गए, आपके जो प्रॉब्लम्स थी उसका सॉल्यूशन हुआ। और आज हमारी इससे पिछली क्लास में नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हमारी क्लास नहीं हो पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, काव्य दोष। ओके, और ये हमें आज ही की क्लास में कंप्लीट करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। आपको नहीं समझ में आएगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, जैसे कि अलंकार का हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्य दोष एग्जाम में काव्य गुण और काव्य दोष में से एक ही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, काव्य दोष या काव्य गुण में से कोई भी प्रश्न आएगा, लेकिन कोई सा भी आ सकता है, ये फिक्स नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो हमें आज ही काव्य दोष कंप्लीट करना है। हमारे अलंकार हो चुके हैं, काव्य गुण हो चुके हैं, अब हम काव्य दोष पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर एक सूचना, हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आज मैंने क्लास में कुछ चेंज किया है। रोज मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाती हूँ और आज मैं आपको लैपटॉप के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको ना नोट्स बिल्कुल व्यवस्थित रूप से प्राप्त हो सके। ठीक है, इसमें क्लियरिटी ज्यादा होगी क्लास के अंदर, और आपको नोट्स वगैरह बिल्कुल व्यवस्थित मिलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको अपना ध्यान जो है ना, वो बिल्कुल व्यवस्थित होकर पढ़ाई में लगाना है। ओके, आर यू रेडी? हाँ स्टूडेंट्स, क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो चलिए, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं काव्य दोष। ओके, देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखनी है? परिभाषा देखनी है। ओके, देखिए, ध्यान से देखिए इसको। परिभाषा क्या है इसकी डेफिनेशन? रस का अपकर्ष करने वाले, क्या करने वाले? अपकर्ष। ओके, तत्व जिनके कारण काव्य का अर्थ समझने में बाधा उत्पन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं? हम काव्य दोष कहते हैं। जिस प्रकार से काव्य गुण जो होते हैं ना, वो रस का उत्कर्ष करते हैं। क्या करते हैं? उत्कर्ष यानी उसको बढ़ा देते हैं, लेकिन अपकर्ष यानी घटा देते हैं। आ गई बात समझ में? हमने इससे पहले काव्य गुण पढ़े थे, वो क्या करते हैं? रस का उत्कर्ष करते हैं, यानी रसों के सहायक होते हैं, रस को और अधिक बढ़ा देते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ना, काव्य दोष, दोष जैसा नाम से ही पता है, काव्य में दोष होते हैं। हर व्यक्ति में गुण होंगे तो दोष भी होंगे, तो सीधी सी बात है, काव्य में गुण होंगे तो दोष होंगे। तो काव्य गुण जिस प्रकार से रस का उत्कर्ष करते हैं, रसों को बढ़ा देते हैं, आनंद की अनुभूति कराते हैं, उसी प्रकार से जो काव्य दोष होते हैं, वह रस का अपकर्ष करते हैं, उसको घटाने का काम करते हैं। तो आगे परिभाषा समझ में। रस का अपकर्ष करने वाले तत्व जिनके कारण काव्य का अर्थ समझने में बाधा उत्पन्न होती है, उन्हें हम काव्य दोष कहते हैं। आप बस ध्यान से क्लास को अटेंड कीजिए, मैं आपको पूरा भरोसा दिला सकती हूँ कि आपको कभी भी काव्य दोष में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आज ही की इस क्लास में आप बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। देखिए, इससे ज्यादा ना मैंने आपको अनावश्यक नहीं पढ़ाया है। किसने काव्य दोष के बारे में क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। देखो, भले फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, केवीएस हो, डीएसएस भी हो, नेवी का जो है एनवीएस के एग्जाम हो, या 12th के एग्जाम हो, या 11th के, वहां पर हर जगह क्या होता है? जो कंपटीशन एग्जाम है, वहां पर तो एक काव्य की पंक्तियां दी हुई आती है, और उसमें से ये पूछा जाता है कि पहचान करके बताइए कि इसमें कौन सा काव्य दोष है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर जो है ना, आपके एग्जाम में क्या आएगा? श्रुति कटुता दोष किसे कहते हैं, ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, या फिर दोष किसे कहते हैं? नहीं, श्रुति कटुता कोई भी एक दोष का नाम दे देंगे और पूछेंगे, या फिर उसका एग्जाम्पल पूछ लेंगे। बहुत इजी तरीके से पूछा जाता है। तो चलिए हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, मुझे क्या करना है, मुझे लैपटॉप भी चलाना है और आपको पढ़ाना भी है। ठीक है, तो अभी मैं आपके हो सकता है कमेंट्स के जवाब ना दे पाऊं, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर दीजिए। आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। ओके, सबसे पहला दोष हम पढ़ने जा रहे हैं, श्रुति। ध्यान से देखिए, अब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर होना चाहिए। कहते हैं ना कि आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेड़ गिनने से मतलब होता है। बताइए किससे मतलब है? आम खाने से मतलब होना चाहिए, तो आपको भी समझ में आना चाहिए। ओके,
सबसे पहला दोष है श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति कटुत्व, श्रुति का मतलब क्या होता है? सुनना। तो देखिए, जब काव्य को पढ़ने या सुनने मात्र से कानों में कटुता या कड़वाहट उत्पन्न हो जाए, वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। श्रुति कटुत्व, सुनने में क्या होती है? कटुता या कड़वाहट उत्पन्न होती है, वहां कौन सा दोष होता है स्टूडेंट्स? श्रुति कटुत्व दोष होता है। कितनी इजी डेफिनेशन है, बोलो आप, एग्जाम में आ जाएगा। श्रुति कटुत्व दोष किसे कहते हैं? तो जब काव्य को पढ़ने या सुनने मात्र से कानों में कटुता या कड़वाहट उत्पन्न हो जाए, वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। कोमल रसों के वर्णन में कठोर वर्णों, मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग, मतलब जैसे कोमल रसों के, वात्सल्य रस है, श्रृंगार रस है, क्या उसमें मूर्धन्य वर्ण आते हैं? मैंने आपको काव्य गुण पढ़ाए थे, तो बताइए आप मुझे। मैंने आपको कहा था श्रृंगार, वात्सल्य, ये जो रस होते हैं ना, उसके अंदर मूर्धन्य वर्ण वर्जित होते हैं, क्योंकि वो परुष, वो कठोर वर्ण होते हैं, और कठोर होते हैं तो वो सुनने में कड़वे प्रतीत होंगे। तो ऐसे वर्णों का जो प्रयोग होता है ना, वह वर्जित होता है। तो ऐसे जब जब श्रृंगार रस के अंदर मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग किया जाता है, स्टूडेंट समझ रहे हैं ना आप, कि जो श्रृंगार रस होता है ना, उसमें मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। मैंने आपको काव्य गुण वाली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, ये बात आपको याद है, ठीक है। लेकिन यहाँ श्रृंगार रस का वर्णन कर रहे हो और फिर मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग कर रहे हो, ट ठ ड ढ, तो वह क्या हो गया? श्रुति कटुत्व दोष हो गया। आ गई बात समझ में? एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कब की एकटक डटी रही टटिया अंगूरिन टारी। अब देखिए, कब की एकटक डटी रही टटिया अंगूरिन टारी, कितना गंदा लग रहा है ये सुनने के अंदर ही। ये श्रृंगार रस का चित्रण है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ट वर्ग का, परुष, मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग हुआ है। इस कारण यहाँ पर कौन सा दोष है? श्रुति कटुत्व दोष। यहाँ पर नायिका कहती है कि वो एकटक कब से अपने नायक का जो है प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन ट वर्णों का, मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग करने के कारण, यानी जब काव्य में यहाँ श्रृंगार रस के अंदर मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग जो वर्जित होता है, वह होने के कारण श्रुति कटुत्व दोष हो गया। जबकि काव्य गुण में क्लियर लिखा हुआ था, हमने पढ़ाया था कि माधुर्य गुण के अंदर जो माधुर्य गुण होता है, श्रृंगार रस होता है, उसमें मूर्धन्य वर्ण नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर आ रहे हैं तो सुनने में कड़वाहट पैदा हो रही है, इसलिए कौन सा दोष हो गया? श्रुति कटुत्व दोष। ओके, आ गया होगा अच्छे से समझ में? ठीक, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर कितना अच्छा है कि आप इससे ना नोट्स बना सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। चलिए चलते हैं हम आगे। ये दूसरा दोष है, देखिए इस दोष को क्या कहते हैं? च्युत संस्कृति दोष। कौन सा दोष है ये? च्युत संस्कृति दोष। जब काव्य में व्याकरण की दृष्टि से दूषित शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहां च्युत संस्कृति दोष होता है। व्याकरण की दृष्टि से कैसे? क्षण भर के उजाला में खिले, दो एग्जाम्पल आपके सामने, क्षण भर के उजाला में, दूसरा क्या है? खिले फूल सब गिरा दिया। आप खुद देख के बताइए कि इसमें क्या होना चाहिए था? क्षण भर के उजाला में, उजाला होता है या फिर यहाँ क्या होना चाहिए था? उजाले, क्या होता? उजाले, क्षण भर के उजाले में। तो क्या हुआ? जब काव्य में व्याकरण की दृष्टि से दूषित शब्दों का, ये जो उजाला है, इस शब्द का व्याकरण की दृष्टि से अनुचित प्रयोग है या नहीं है? बताइए आपको। इस वाक्य को देखते हुए व्याकरण की दृष्टि से उजाला शब्द का यहाँ पर दूषित प्रयोग कर दिया। व्याकरण की दृष्टि से उजाले होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर कौन सा दोष हो गया? च्युत संस्कृति दोष। खिले फूल सब गिरा दिए, खिले फूल सब गिरा दिए, क्या होगा इसका शुद्ध वाक्य? क्या होगा? खिले फूल सब गिरा दिया है, खिले फूल सब गिरा दिए हैं, क्या होगा? दिए हैं। तो फिर यहाँ व्याकरण की दृष्टि से दूषित है, इसलिए कौन सा दोष हो गया? च्युत संस्कृति दोष हो गया। देखिए कितना इजी है, सिर्फ एक एक लाइन याद करनी है। ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, भले कोई सा भी एग्जाम हो। जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेंगे कि बताइए इसमें कौन सा दोष है? ग्रामत्व दोष, श्रुति कटुत्व दोष, च्युत संस्कृति दोष, दुष्कर्मत्व दोष। तो आपको एक पहचान करके लिखनी है। और 12th के एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? च्युत संस्कृति दोष कहाँ होता है? जहां काव्य में व्याकरण की दृष्टि से दूषित शब्दों का प्रयोग होता है, वहां च्युत संस्कृति दोष होता है। ओके स्टूडेंट्स, चले आगे नेक्स्ट की ओर। अब देखिए ग्राम्यत्व दोष, नाम से पता चल रहा है, मतलब जब काव्य में शिष्ट समाज में प्रयुक्त न होने वाले गंवारों शब्दों का प्रयोग होता है, वहां ग्राम्यत्व दोष होता है। कहने का तात्पर्य कि ऐसे
जो ग्रामीण संस्कृति में जिन शब्दों का गंवारू, जिसको हम कहते हैं कि गंवारू शब्दों का प्रयोग है, यानी एक शिष्ट, एक सभ्य, एक सुसंस्कृत समाज में जिन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, जब ऐसे शब्दों का प्रयोग काव्य में हो जाता है, वहां ग्राम्यत्व दोष होता है। नाम से पता चल रहा है। देखो, मचक मचक मत चलो, अब यहाँ पर क्या है, किस शब्द में दोष है? मचक मचक। कभी कुछ बच्चे चलते हैं ना, अक्सर लड़कियों पे बड़े कमेंट्स करते हैं, क्या लटके झटके करके चल रही हो, क्या मचक मचक करके चल रही हो। तो ये गलत बात होती है। ऐसे क्या शब्द हुए? ये कोई शब्द होता है क्या मचक मचक के? मतलब इटला इटला कर चलना, इठलाते हुए, बल खाते हुए चलना। उसको ग्रामीण संस्कृति में, गवारू भाषा में क्या कहते हैं? मचक मचक के। क्या मचक मचक करके चल रहे हो? ठीक है। तो ये मचक मचक जो शब्द है वह गवारू शब्द है यहाँ पर, और यह शिष्ट समाज में, सभ्य सुसंस्कृत समाज में प्रयुक्त नहीं होता है। देखो बच्चों, कितनी बार आप कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, कि आपको कोई सुन लेता तो कहता है कि बेटा क्या हमारी सभ्यता संस्कृति है ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, कि आपको सही से बोलना चाहिए। तो बस वही चीज है, जब काव्य में, शिष्ट समाज में, सभ्य सुसंस्कृत समाज में प्रयुक्त नहीं होने वाले गंवारू शब्दों का प्रयोग हो जाता है, वहां ग्राम्यत्व दोष होता है। आ गया समझ में? मूड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल, इसमें क्या शब्द है? मूड, मस्तक, मस्तक शब्द आना चाहिए था, लेकिन मूड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल, ऐसे गंवारू शब्दों का प्रयोग करने के कारण यहाँ पर ग्राम्यत्व दोष है। ओके, नो प्रॉब्लम। चले आगे। कितने सरल, देखो कितने दोष पढ़ चुके हैं हम। कितने पढ़े हमने? पहला दोष हमने क्या पढ़ा, बताइए आप। नाम तो आपको याद, हमने ग्राम्यत्व पढ़ लिया, हमने च्युत संस्कृति दोष पढ़ लिया, हमने श्रुति कटुत्व। कितने पढ़े? याद करते जाओ। सुनने में कड़वाहट, श्रुति कटुत्व दोष। फिर च्युत संस्कृति दोष, यानी व्याकरण की दृष्टि से दूषित शब्दों का प्रयोग। साथ में आपको याद भी हो जाएगा, जब काव्य में ऐसे वर्णों का प्रयोग किया जाए जिनको सुनने से कड़वाहट या कटुता उत्पन्न होती है, अर्थात कोमल रसों के अंदर परुष कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाता है, वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है, सुनने में कड़वाहट। च्युत संस्कृति, जब काव्य में व्याकरण की दृष्टि से दूषित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, च्युत संस्कृति दोष होता है। जब काव्य में शिष्ट समाज में प्रयुक्त न होने वाले गंवारू शब्दों का प्रयोग होता है, वहां ग्राम्यत्व दोष होता है। देखो, 3 याद हो गए, कुछ करना ही नहीं पड़ा, है ना। चलो आगे चलते हैं। अश्लीलत्व दोष। अब अश्लील शब्द का मतलब तो आप जानते हो ना, हम कितने बार कहते हैं कितनी अश्लील हरकत कर रहे हैं, ऐसी अश्लील हरकतें नहीं करनी चाहिए एक सभ्य समाज में। तो जब काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए, कैसे शब्दों का? ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो शीलवान ना हो, अर्थात असाहित्यिक लज्जाजनक शब्दों का प्रयोग किया जाए, तो वह अश्लीलत्व दोष होता है। जब काव्य में एक सभ्य संस्कृत समाज में प्रयुक्त नहीं होने वाले लज्जाजनक असाहित्यिक शब्दों का, यानी साहित्य की दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत होते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहां कौन सा दोष होता है? अश्लीलत्व दोष होता है। देखो बच्चों, सब में बहुत अंतर है, ध्यान से एक मत कर देने कभी। च्युत संस्कृति का मतलब क्या होता है? व्याकरण की दृष्टि से क्या होता है? व्याकरण की दृष्टि से दूषित होता है। ठीक है। ग्राम्यत्व में गवारू शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन वो अश्लील नहीं होते हैं। आगे बात समझ में। लेकिन ये जो अश्लीलत्व दोष है ना, इसमें लज्जाजनक अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए, रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाद, जो पाद शब्द है वह क्या है? अश्लील शब्द है। पाद का मतलब पैर होता है, यहाँ पैर की बात हो रही है। रावण के दरबार में अंगद जाकर जब अपना पैर रख देता है तो उस पैर को कोई हिला भी नहीं पाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ इसका शब्द जो है वो क्या ले लिया है? अपान वायु ले लिया है, अपान वायु। तो ये एक लज्जाजनक असाहित्यिक शब्द हो गया है, व्यंग्यार्थ। यहाँ पाद का अर्थ पैर है और दूसरा व्यंग्यार्थ है अपान वायु। तो ये लज्जाजनक असाहित्यिक शब्द है, अश्लील शब्द है, इसलिए यहाँ पर कौन सा दोष है? अश्लीलत्व दोष है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। क्लिष्टत्व दोष। देखिए, जब पद रचना, वाक्य रचना, शब्द संयोजन इतना कठिन हो जाए कि उसका अर्थ समझना आसान नहीं हो, वहां क्लिष्टत्व दोष होता है। हर चीज को बार बार कंपैरिजन करो। मैं इसलिए नहीं कि मेरे पास बहुत टाइम है इसलिए मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, पिछली चीज को कंपैरिजन करते हुए चलो, इतनी जल्दी आपको याद हो जाएगी। श्रुति कटुत्व है, जब काव्य में सुनने में कड़वाहट पैदा करने वाले वर्णों का प्रयोग होता है। च्युत संस्कृति, जब काव्य में व्याकरण की दृष्टि से दूषित शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है। ग्राम्यत्व, जब काव्य में गंवारू या ग्रामीण संस्कृति, गंवारू शब्दों का या शिष्ट समाज में प्रयुक्त नहीं होने वाले शब्दों का प्रयोग होता है।
तो ग्राम्यत्व दोष होता है। उसके बाद में अश्लीलत्व है, जब काव्य में अश्लील, लज्जाजनक, असाहित्यिक शब्दों का प्रयोग होता है तो वहां क्लिष्टत्व है, सॉरी अश्लीलत्व दोष होता है। अब यह है क्लिष्टत्व। देखो एक एक लाइन में सब याद हो रहा है। जब काव्य में पद रचना, वाक्य रचना, शब्द संयोजन इतना कठिन हो जाए कि उसका अर्थ समझना आसान नहीं हो, वहां क्लिष्टत्व दोष होता है। मतलब जो काव्यांश हमारे आएगा ना, उसकी पद रचना, शब्द संयोजन इतना क्लिष्ट कर देते हैं ना वो लोग कि उसका अर्थ समझने में बहुत जोड़ तोड़ करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है। वहां क्लिष्ट यानी अर्थ समझने में बहुत ही कठिनाई का अनुभव होता है, वहां क्लिष्टत्व दोष होता है। सीधा सा मतलब ये है। अब एग्जाम्पल देखिए, हेम सुता पति पाहन प्रिय तुम इसमें रति न फिर। हेम सुता पति पाहन प्रिय तुम इसमें रति न फिर। अब देखिए हेम सुता पति पाहन प्रिय इतना कहने की जरूरत कहां थी? ये बात किसके लिए हो रही है? देखो हेम सुता पति, हेम की सुता, उसका पति, उसका पाहन और उसके प्रिय। कितना क्लिष्ट अर्थ ये ले रहे हैं। इसका अर्थ है हिमालय की सुता, हेम सुता, हिमालय की सुता यानी पार्वती, पार्वती के पति यानी शिव। देखो हेम सुता, हिमालय की सुता यानी पुत्री पार्वती, उसके पति कौन? शिव। शिव का वाहन पाहन, वाहन कौन? बैल अर्थात मूर्ख। अब देखिए एक मूर्ख को समझाने के लिए कितना बड़े शब्द का संयोजन किया है, एक के बाद एक शब्द। सीधे ये भी तो कह सकते थे शिव का वाहन अर्थात मूर्ख बैल, ठीक है। लेकिन हिमालय की पुत्री पार्वती, पार्वती का पति शिव, शिव का वाहन नंदी, नंदी अर्थात बैल और बैल अर्थात मूर्ख। तो एक चीज को समझाने के लिए शब्द संयोजन देखिए, वाक्य रचना देखिए, शब्द रचना देखिए, इतनी क्लिष्ट कर दी है कि इसका अर्थ समझने में कठिनाई हो रही है। इसलिए यहाँ पर कौन सा दोष हो गया बच्चों? क्लिष्टत्व दोष। ओके चले आगे। देखिए अगला कौन सा है? न्यून पदत्व दोष। कौन सा है? न्यून पदत्व। चलो मैं ना इंक दूसरी ले लेते हूँ, नहीं तो लाइट लाइट दिखेगा। ओके अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यून पदत्व दोष। न्यून पदत्व देखिए, जहां वाक्य रचना में किसी शब्द की कमी रह जाती है, न्यून पद हो जाता है। मतलब जब आप वाक्य निर्माण कर रहे हो तो उसमें किसी शब्द की कमी हो जाती है, कुछ चीज न्यून हो जाती है, तो वहां न्यून पदत्व दोष होता है। कितना इजी है। जहां वाक्य रचना में किसी शब्द की कमी रह जाती है वहां न्यून पदत्व दोष होता है। न्यून पदत्व का अर्थ है शब्द या पद की न्यूनता। मैंने कहा था ना कोई एक शब्द या पद न्यून हो जाता है, कम हो जाता है, तो वहां न्यून पदत्व दोष होता है। देखिए जैसे पानी पावक पवन प्रभु जू असाधु त्यू साधु। पानी पावक पवन प्रभु जू असाधु त्यू साधु। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जल अग्नि, पानी यानी जल, पावक यानी अग्नि, पवन यानी वायु, प्रभु ईश्वर, सज्जन तथा असज्जन दोनों के साथ समानता का व्यवहार करते हैं। यहाँ साधु तथा असाधु के आगे 7 शब्द अपेक्षित है। देखिए जैसे पानी पावक पवन प्रभु, ये जो सब प्राकृतिक उपादान है, यानी जो पानी है, अग्नि है, पवन है, ईश्वर है, राजा है, वह भले ही सज्जन व्यक्ति हो या असज्जन व्यक्ति हो, उनमें भेदभाव नहीं करते, सबके साथ समानता का व्यवहार करते हैं। आप मुझे बताइए जो हमारी धरती माँ है, जो हमारी प्रकृति है, क्या वह ये कहती है कि ये व्यक्ति दुष्ट है, ये पाप करता है, मर्डर करता है, इसलिए इसने गलत काम किया तो मैं इसको अपनी वायु नहीं दूंगा, इसे पानी पीने का अधिकार नहीं, इसे धरती पर रहने का अधिकार है नहीं ना। ये जो प्रकृति होती है ना, ये किसी के साथ पक्षपात नहीं करती है, भले वह सज्जन हो या दुर्जन हो। तो यहाँ पर देखिए जो साधु त्यों असाधु, साधु तथा असाधु, इसमें क्या शब्द अपेक्षित था? इसमें जो है 7 शब्द अपेक्षित था कि पानी पावक पवन प्रभु जो साधु त्यों असाधु, यानी इनके बीच में जो है ना, इनके आगे 7 शब्द आना चाहिए। प्रभु जो साधु त्यों असाधु जो त्यों साधु, कि इन दोनों के साथ में, इनमें वाक्य बनाते समय कहीं ना कहीं 7 शब्द का प्रयोग है। इनके साथ में, किसके साथ में? देखो जो असाधु त्यों साधु, जैसे असाधु वैसे साधु। क्या मतलब हुआ? यानी साथ पवन प्रभु साथ जो असाधु त्यों साधु, यानी इनके साथ कोई भी भेदभाव का व्यवहार नहीं करते। तो इसमें जो एक शब्द है वो मिस है, कम है, इसलिए न्यून पदत्व दोष होता है। ओके चले आगे।
चलिए बच्चों, देखिए अब उसमें तो न्यून पदत्व था और इसमें कौन सा है, अधिक पदत्व दोष होता है। ठीक है, यानी अधिक हो गया, उसमें न्यून हो गया। देखो एक दूसरे के अपोजिट है। अब यहां पर देखिए आप, अधिक पदत्व दोष जब वाक्य में आवश्यकता से, सही कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसके। हाँ चलिए, जब वाक्य में आवश्यकता से अधिक शब्दों का निरर्थक प्रयोग होता है, मतलब अधिक हो गया, वहां तो कम पड़ रहा था लेकिन यहाँ शब्दों का अधिक प्रयोग कर दिया है, इसलिए यहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। जब वाक्य में आवश्यकता से अधिक शब्दों का निरर्थक प्रयोग किया जाए, वहां अधिक पदत्व दोष होता है। लिपटी पुह पराग में सनी सेध मकरंद, यहाँ पुहुप शब्द अधिक है। देखिए लिपटी पुहुप पराग में सनी शेद मकरंद, जो भ्रमर होता है वह पुष्पों से पराग, मकरंद जो है वह ग्रहण करता है। तो यहाँ पर जो पुहुप शब्द है ना, लिपटी पुहुप पराग में सनी शेद मकरंद, पराग जो होता है ना वह पुष्पों का ही होता है। ठीक है, पराग जो कण हमारे किसमें होते हैं, पुष्प में। तो यहाँ पर जो है ना पुहुप शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं थी, उस शब्द को अधिक लिख दिया है बिना आवश्यकता इसकी, के बिना भी काम चल सकता था। इसलिए यहाँ पर कौन सा दोष है, अधिक पदत्व दोष है। ठीक है, ठीक है ना बच्चों। यदि यहाँ पर पूर्व शब्द नहीं होता तो इसका अर्थ होता है कि पराग में रंग कर, यानी पराग ग्रहण करके सनी शेद मकरंद, जो भ्रमर है वह गुंजार करता है। भाई पुष्प के आसपास में जब पराग ग्रहण करता है तो वह खुश होकर गुंजार करता है। तो यदि वह हम पुष्प शब्द नहीं लिखते तो भी इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता। तो अधिक शब्दों का प्रयोग करने के कारण यहाँ कौन सा दोष है, अधिक पदत्व दोष होता है। ठीक है, चले आगे की ओर। देखिए अक्रमत्व दोष, क्रम अक्रम, यानी क्रम सही नहीं होता है, अक्रमत्व दोष। जब वाक्य में शब्द का क्रम रचना की दृष्टि से दूषित या अनुचित हो, वहां अक्रमत्व दोष होता है। यानी जब काव्य में शब्द का क्रम रचना की दृष्टि से दूषित हो या अनुचित हो, वहां अक्रमत्व दोष होता है। क्रम बिल्कुल जैसे होता है ना, हम पदान्वय करते हैं, जो पद का अन्वय करते हैं तो बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए कि पहले कर्ता आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है। यदि मैं कहता हूं कि जैसे राम आम खाता है, ठीक है, बिल्कुल व्यवस्थित क्रम है। लेकिन मैं कह दूं खाता है आम राम, बताइए इसका कोई मतलब है, खाता है आम राम, ये तो क्रम बिल्कुल बिगड़ गया है। तो वहां कौन सा दोष हो जाता है, अक्रमत्व दोष हो जाता है, यानी क्रम सही नहीं है व्याकरण रचना की दृष्टि से। तो देखिए, घंटू लेके जननी हरि को गोद में बैठती थी, घंटू लेके जननी हरि को गोद में बैठती थी। यहां हरि शब्द जननी से पूर्व होना चाहिए, हरि जननी होता, हरि जननी, घंटू लेके जननी हरि को गोद में बैठती थी। यहां हरि जननी आना चाहिए था, क्योंकि ये राधा कहती है कि राधा हरि की जननी को गोद में लेकर बैठती है, इसका अर्थ ये निकल जाता है फिर। लेकिन यहां ऐसे होना चाहिए था, घंटू लेके हरि जननी को गोद में बैठती थी, मतलब हरि शब्द जननी से पूर्व होना चाहिए था, हरि जननी। हरि जननी का मतलब क्या हो जाता फिर, यशोदा हो जाता। ठीक है, हरि जननी यानी हरि को जन्म देने वाली। तो जननी हरि नहीं आना चाहिए था, हरि जननी आना चाहिए था, तो बिल्कुल उल्टा हो गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, जननी से पूर्व होना चाहिए, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। बताइए इसमें कौन सा शब्द पहले आएगा, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, इसको व्यवस्थित करके बताइए देखें। आप कमेंट्स करके इसको शुद्ध करके बताएंगे मुझे वाक्य, मैं नहीं बताऊंगी, मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन इस वाक्य को आपको शुद्ध करके कमेंट्स करके मुझे बताना है कि इसका क्रम क्या होना चाहिए था। यह अक्रमत्व दोष है, यह क्रम सही नहीं है, इसका क्रम आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में करके बताना है। ठीक है, आप अभी चैट में बता सकते हो, चैट में बता सकते हो, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में व्हाट्सएप पे कहीं भी बता सकते हो, लेकिन आपको इसको शुद्ध करके बताना है। ओके, चले आगे।
दुष्क्रमत्व दोष, दुष्क्रम वो था अक्रम, यह है दुष्क्रम। ठीक है, वहां व्याकरण की दृष्टि से क्रम सही नहीं होता है। और यहाँ क्या होता है देखिए, जब क्रम शास्त्र या लोक की दृष्टि से, वो व्याकरण की दृष्टि से था, ये सांसारिक दृष्टि से है। जब क्रम शास्त्र या लोक की दृष्टि से अनुचित हो, वहां दुष्क्रमत्व दोष होता है। ये दोनों में अंतर है, वो व्याकरण की दृष्टि से था, ये शास्त्र या लोक की, संसार की दृष्टि से है। देखिए अब कैसे, राजन देहु तुरंग मोही, छेहू नहीं है स्टूडेंट्स, ये देहू है, गलत हो गया है प्रिंट, देहु। राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग। देखिए मतंग का मतलब हाथी होता है, तुरंग का मतलब घोड़ा होता है। जो भिक्षुक होता है वो राजा से कहता है कि हे राजन, या तो आप मुझे क्या दो, राजन आप मुझे भिक्षा में तुरंग दे दो, घोड़ा दे दो, और यदि वह नहीं है तो हाथी दे दो। अब बताइए, जिसके पास घोड़ा नहीं है वो हाथी कहां से देगा। ठीक है, मैं कह दूं आपको कि खाने के लिए, भाई आपसे कोई कहे कि भैया मुझे खाने के लिए रोटी दे दो, रोटी नहीं है तो रसगुल्ले ही दे दो। यदि रोटी नहीं है तो रसगुल्ले कहाँ से होंगे, ये बताइए मुझे। तो लोक और शास्त्र की दृष्टि से बिल्कुल अनुचित क्रम हो गया है। पहले मतंग आना चाहिए था, बाद में घोड़ा आना चाहिए था। अगला देखिए, मारुत नंदन, मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। मारुत नंदन, मारुत नंदन किसको कहते हैं, हनुमान जी को कहते हैं मारुति नंदन। तो उन्होंने किसका वेग लजा दिया, मारुत का। ध्यान से देखना, मारुत यानी वायु का, मन का, खगराज यानी पक्षीराज गरुड़ का वेग लजा दिया। अब मुझे बताइए, इन तीनों में सबसे ज्यादा वेग किसका होता है, बताइए आप मुझे। मन का होता है, मारुत का होता है, या खगराज का होता है। सबसे ज्यादा वेग किसका होता है, सबसे ज्यादा वेग मन का होता है। मन पल भर में कहीं चला जाता है, तो मन तो लास्ट में आना चाहिए था ना, लेकिन इसमें बीच में आ गया, इसलिए क्रम गड़बड़ हो गया है। इसलिए यहाँ कौन सा दोष है, लोक और शास्त्र की दृष्टि से दुष्क्रमत्व दोष है। चले आगे की ओर। और हमारा अंतिम दोष है पुनरुक्त दोष, जहां एक ही अर्थ वाले शब्दों की अनावश्यक पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार सुना है ना, जहां एक ही अर्थ वाले शब्दों की अनावश्यक पुनरुक्ति होती है, वहां क्या होता है, मतलब समानार्थक शब्द होते हैं ना, कि जैसे सुंदर है, रम्य है, ऐसे शब्द होते हैं। दृश्य बड़ा था, रम्य, मंजू, सुंदर, मनमोहन। अब बताइए आप मुझे, दृश्य बड़ा था, रम्य, मंजू, सुंदर, मनमोहन। अब ये मंजू, सुंदर, मनमोहन, इतने शब्दों का प्रयोग करने की जरूरत है। मंजू और सुंदर का मतलब एक ही होता है, तो यहाँ पर मंजू और सुंदर में से कोई एक शब्द आना चाहिए था। ओके, यानी एक ही अर्थ वाले शब्दों की अनावश्यक पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए थी। तो ये हो गया पुनरुक्त दोष। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है फ्रेंड्स, हमारे जो है ना काव्य दोष बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। हमने सबसे पहला दोष पढ़ा था श्रुति कटुत्व दोष, यानी जब काव्य में सुनने में कड़वाहट उत्पन्न करने वाले, यानी कोमल वर्ण, कोमल रसों के अंदर जैसे श्रृंगार है, इनके अंदर जब परुष कठोर वर्णों का प्रयोग होता है, सुनने में कड़वाहट उत्पन्न करने वाले शब्द श्रुति कटुत्व दोष में आते हैं। च्युत संस्कृति दोष कहाँ होता है, जहां व्याकरण की दृष्टि से व्याकरण की दृष्टि से दूषित शब्दों का प्रयोग होता है, च्युत संस्कृति। ग्राम्यत्व, जहां शिष्ट समाज में प्रयुक्त नहीं होने वाले गंवारू शब्दों का प्रयोग होता है, वहां ग्राम्यत्व दोष होता है। अश्लीलत्व दोष, जहां पर जो क्या है, असाहित्यिक, लज्जाजनक शब्दों का प्रयोग होता है काव्य में, वहां अश्लीलत्व दोष होता है। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था अक्रमत्व दोष। जो अक्रमत्व दोष होता है वो कहाँ होता है, जहां व्याकरण की दृष्टि से जो है क्रम सही नहीं होता है वाक्य रचना, तो वह अक्रमत्व दोष होता है। फिर हमने पढ़ा दुष्क्रमत्व दोष, जहां काव्य में लोक या शास्त्र के विपरीत क्रम रखा जाता है, वहां दुष्क्रमत्व दोष होता है। एक हमने पढ़ा था न्यून पदत्व दोष, यानी एक किसी भी काव्यांश का अर्थ समझने में कोई शब्द न्यून होता है, कम होता है, वहां न्यून पदत्व दोष होता है। जब काव्यांश में कोई शब्द जरूरत से ज्यादा होता है, अधिक होता है, जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो अधिक पदत्व दोष होता है। और एक हमने पढ़ा पुनरुक्त दोष, जो आप देख रहे हैं। देखिए बताइए आप, आधे घंटे की क्लास में मैंने आपको सारे दोष पढ़ा दिए हैं, और बिल्कुल मैंने आपको एक बार नहीं 5 बार रिपीट किया, तो आप भी इसी प्रकार से पढ़े, ऐसे कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये आधे घंटे की क्लास, एग्जाम में प्रश्न आ गया 2 नंबर का, तो आपका बिल्कुल सही होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी वो आप हमें जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा छंद, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अलंकार 8 मार्क्स के पढ़ चुके हैं हम, काव्य गुण काव्य दोष 2 नंबर के पढ़ चुके हैं हम, और अब जो छंद आने वाला है वो 6 नंबर का है। तो टोटल 16 नंबर का काव्यांग विवेचन छंद के साथ कंप्लीट हो जाएगा।
एक पुस्तक कंप्लीट। एक पुस्तक के 4 टॉपिक हैं आपके, अलंकार, छंद, काव्य गुण और काव्य दोष। अलंकार हो चुके, काव्य गुण काव्य दोष हो गए, अब सिर्फ छंद बचे हैं। तो संडे को टेस्ट है, उसके बाद में हम क्या शुरू करेंगे, अब छंद कब होगा, मंडे से। अब हमारी जो क्लास होगी छंद की वो मंडे को होगी। अब आपको 2 दिन है टेस्ट की तैयारी करनी है और संडे को बहुत अच्छे से टेस्ट देना है। ओके बाय स्टूडेंट। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके बाय।